जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ना मैं ये 8वां मॉड्यूल करवा रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ठीक है? वर्किंग का मतलब होता है वो जो चीज़ प्रोसेस में है, ठीक है? काम में लगी हुई है। कैपिटल से मतलब सरमाया, तो वर्क होता है काम। वर्किंग का मतलब यानी काम करने वाली चीज़। उसके अंदर कैपिटल यानी सरमाया होता है, यानी कि हमारा बिज़नेस जो भी है, वो जब चल रहा होता है तो उसके अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर हमारा बिज़नेस जो है वो रन नहीं कर सकता। यानी कि इसको कहा जाता है कि ये ना ब्लड जो है ना बॉडी के अंदर जैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, वो भी ब्लड ऑफ द बॉडी की तरह बिज़नेस के अंदर काम कर रहा होता है। और इसको हम बिज़नेस के ऑपरेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो 2 तरह के होते हैं जी। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है ना, वो होता है दरअसल करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो हमारे 1 साल के अंदर-अंदर दौरानिए के अंदर जो है तो वो हमारे काम में आ रहे होते हैं, ठीक है? चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? पेमेंट है कोई भी वो जो 1 साल के अंदर हमने लेनी है, या वो जो पेमेंट जो हमने देनी है उसका दौरानिया भी 1 साल हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो 1 साल दौरानिए के अंदर लेन-देन होता है, वो सारे का सारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। उसमें करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है? सारा कुछ आ जाता है। फिर ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या-क्या चीज़ें शामिल है, ये हम पिछले मॉड्यूल में यानी 6th मॉड्यूल जो था ना उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसके बाद है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या होता है कि जब हम करंट लायबिलिटीज़ को निकाल दें तो नेट इनकम जो है ना वो रह जाएगी हमारे पास, जो नहीं जो दे देना नहीं है, सिर्फ़ हमारे पास मौजूद है जो, ठीक है? जो देनदारियाँ हैं उनको निकाल दिया जाए ना अगर करंट एसेट्स में से, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। यानी एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो हमने वर्क के अंदर लगाई हुई है, काम के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर, वो आ जाएगी जब हम देनदारियों को निकाल देंगे, यानी करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो दोनों एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है? उसके बाद जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री से मुराद है वो तमाम चीज़ें, 2 तरह की इन्वेंट्री होती है। आगे जाके फिर बताऊँगा, इनकी एक्सप्लेन भी करेंगे फिर हम। इन्वेंट्री होती है, इसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें जो है ना, और इन्हीं को आगे हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री को बात करेंगे, फिर रिसीवेबल की, फिर प्रीपेमेंट की और फिर कैश की। यही सारी चारों की चारों चीज़ें आगे जाके एक्सपेंड हो जाएँगी, इन्हीं की डिटेल में जाना है हमने। तो इन्वेंट्री बताएँगे क्या होती है जी, वो सारा कुछ मटेरियल जो आपके बिज़नेस में लग रहा होता है वो इन्वेंट्री होती है। 2 तरह की होती है, एक वो जो काम में ले रहे हो, एक वो जो यूज़ तो नहीं हो रही लेकिन वो मतलब आप सेल तो नहीं कर रहे लेकिन उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एक वो चीज़ें जो यूज़ भी हो रही हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप, ठीक है? इस्तेमाल करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उनको एक फ़िनिश प्रोडक्ट के तौर पे, गुड के तौर पे जो है वो सेल कर देते हो। दूसरी बात ये है कि अब ये जो है ना मॉड्यूल, ये जब मुकम्मल हो जाएगा 8वां, तो 7वां, 8वां और 6वां जो है ना ये मुकम्मल हो जाएँगे। इन तीनों की आप लोगों ने जो है ना वो फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनके जो मैंने क्विज़ नहीं किए थे भला 3 के, जो आया था 15 नंबर का, वो आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं। वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट ढूँढने हैं, सारे याद करने हैं, जिसकी समझ आई ठीक है, नहीं समझ आई मुझे ग्रुप में पूछना है, स्क्रीनशॉट भेजने हैं। 3 को मुकम्मल तैयार कर लो अब आप लोग। जब तक 3 को ओके करने के बाद मुझे वहाँ पे नहीं भेजोगे आप लोग, रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मतलब जो शॉर्ट है ना, जो एमसीक्यूज़ वाली फाइलें हैं इन तीनों की जो मैंने किए थे 15 नंबर का, तो ये 6वें, 7वें और 8वें में से आया था। उन्हीं को करोगे तैयार तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ए टू ज़ेड क्लियर हो जाएँगी। आपका ये बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा और इसमें से कम आप लोगों के ना 20 से 25 नंबर इन तीनों के अंदर आपके कवर हो जाएँगे। तो उसके बाद आ जाएगी इन्वेंट्री। क्या होती है? रिसीवेबल, वो जो पेमेंट हमने लेनी होती है, प्री पेमेंट्स वो जो हमने देनी है, कैश होता है इसके अंदर, ठीक है? ये सारे के सारे चारों की चारों चीज़ें आपकी वर्किंग कैपिटल में शामिल होती है। उसके बाद ना इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये कहाँ-कहाँ से लेके आ सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ना, हम अप्रोचेज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अप्रोच का मतलब होता है रसाई ऑफ की कैपिटल में वर्किंग कैपिटल की, ठीक है? यानी वो जो सरमाया हमारे बिज़नेस के अंदर 1 साल के अंदर-अंदर हमने इस्तेमाल में लेके आना है, उसकी अप्रोच कैसे है, वो कहाँ से लेके आएँगे हम, उसके कहाँ-कहाँ से सोर्सेज़ मौजूद हैं, किस-किस चीज़ों पे सोर्स डिपेंड करता है ये चीज़ें। ये जो है ना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है जी। नंबर 1 नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी हमारी ज़रूरत की नेचर क्या है, ठीक है? नंबर 2 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, कि हम उस ज़रूरत को किस ज़रिए से पूरा करेंगे। तो ये 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 नेचर जो है ना वो 2 तरह की होंगी। क्या होंगी? 2 तरह की नेचर होंगी। एक होगी रिक्वायरमेंट, जो है ना हमारी ज़रूरियात 2 तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट ज़रूरियात।
दूसरी है हमारी फाइनेंसिंग की टाइप, वो भी दो तरह की होती हैं, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो इसके अंदर ना हमने यही चीज़ें देखनी है कि तीन अप्रोचेज़ हैं, एक हैजिंग अप्रोच है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच है और एक जो है वो एग्रेसिव अप्रोच है। जो हैजिंग अप्रोच है ना, उसके अंदर मैं सिंपल बताता हूँ आप लोगों को कि आप जो आरज़ी हैजिंग अप्रोच है ना, उसको मैच्योरिटी अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है? मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर ये होता है कि जो आरज़ी जो शॉर्ट टर्म, और अब एक और बात बता देता हूँ चलो, कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, दो तरह की फाइनेंसिंग होगी, दो तरह की रिक्वायरमेंट होंगी। रिक्वायरमेंट दो तरह की कौन कौन सी होंगी? टेम्परेरी और परमानेंट। और जो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग आप कहाँ से करोगे इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, टेम्परेरी को पूरा करने के लिए, या परमानेंट कोई ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, आप कौन कौन सी दो तरह की जो है वो फाइनेंसिंग करोगे? या वो डेट के ज़रिए करोगे या वो इक्विटी के ज़रिए करोगे। तो इन दोनों की भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्जी ज़रूरियात होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर या थोड़े अरसे के अंदर आप लोगों ने फ़ौरन पूरी कर देनी होती है। और जो परमानेंट ज़रूरियात होती हैं जो आप लोगों ने कई अरसे सालों तक जो है ना वो चलानी है, उनका दुरानिया ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है जब दुरानिया किसी चीज़ का ज़्यादा हो और उस चीज़ को आप कोशिश करते हैं कि भई मैं वहाँ पे ऐसा फ़ाइनांस का सोर्स उसके अंदर ऐड करूँ जिसके अंदर मुझे परेशानी ना हो, जिसके अंदर मुझे परेशानी ना हो। तो अक्सर जो हेजिंग अप्रोच है ना, हेजिंग अप्रोच, वो इसी तरह जो कंज़र्वेटिव अप्रोच और जो एग्रेसिव अप्रोच है, तीनों की तीनों जो है ना, इन्हीं 4 चीज़ों को आपस में रिलेट करके पूरा करने का नाम है। यानी टेम्परेरी ज़रूरत को किससे पूरा करोगे आप? शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से? अब मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना, उससे मुराद डेट है, डेट, उधार लेना। और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ना, उससे मुराद इक्विटी है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, यानी शेयर वगैरह इशू करना। और एक और बात याद रखना कि जो डेट फाइनेंसिंग होती है उसके ऊपर जो आप लोगों ने इंटरेस्ट देना होता है वो कम होता है, यानी उसका एक्सपेंस कम होता है। और जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है ना, वो लॉन्ग टर्म होती है, ज़्यादा अरसे के लिए होती है, और उसके ऊपर जो आप लोगों ने डिविडेंड देना होता है वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो डेट फाइनेंसिंग है ना, वो कम महंगी 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 पड़ती है, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है ना वो ज़्यादा महंगी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है? तो हेजिंग अप्रोच क्या कहती है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को डेट फाइनेंसिंग से पूरा कर लो, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ना आपकी, यानी परमानेंट फाइनेंसिंग है, ठीक है, वो आप इक्विटी फाइनेंसिंग यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर लो, ठीक है? शॉर्ट टर्म का जब भी जिक्र करूँगा तो इसका मतलब होगा डेट फाइनेंसिंग, यानी जिसके ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और इसका जो एक्सपेंस है वो भी कम होता है, खर्चा कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे डेट, अगर इक्विटी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपका जो है ना प्रॉफिट कम होगा, ठीक है? लेकिन आपकी ज़रूरियात जो है ना वो अच्छे से पूरी हो जाएंगी, ठीक है? ये कोई भी परेशानी आपको का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कोशिश क्या करते हो इन तीनों के अंदर, यही बात हो रही है कि सबसे पहले देखो, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय डेट फाइनेंसिंग, यानी कि ऐसी जो छोटी ज़रूरियात है उनको आप डेट से पूरा कर लेते हो, क्योंकि डेट का दौरानिया कम होता है, 3 महीने 2 महीने का होता है, और आप लोगों ने थोड़े इंटरेस्ट के ऊपर उसको वापस लौटा के और अपना काम निकाल लेना होता है। फिर अगली बार फिर आप यूँ ही करते हो कि कोई टेम्परेरी ज़रूरियात है, आपने बैंक में से डेट लिया, 1-2 महीने के अंदर उसको वापस कर दिया, ठीक है? इस तरह से आप देखिए पूरा कर लेते हो। और जो परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है, 5-6 साल चलना होता है, वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ तरह के बॉन्ड्स जो वो शेयर जो होते हैं ना, वो इशू कर देते हो, ठीक है? किसी को शेयर बना लेते हो, अपनी पार्टनरशिप में ले लेते हो, ठीक है? और परमानेंट रिक्वायरमेंट यानी जो होती है ना आपकी मुसलसल 5-6-10 साल तक आपकी एक चीज़ ने चलना है, और आपको मुसलसल हर महीने उसके लिए 10-12 हज़ार चाहिए, ठीक है? 15 हज़ार, 20 हज़ार, 10 लाख रुपये चाहिए। तो ऐसे आप शेयर इशू कर लेते हो कि वो आपकी जो ज़रूरियात है ना वो मुसलसल चलती रहे, और उसका जो दौरानिया है वो भी मुसलसल जब तक ज़रूरत है उस वक्त तक चलता रहे आपका परमानेंटली, उसके अंदर कोई परेशानी ना आए। बेशक आप यहाँ पे प्रॉफ़िट को कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो है वो काम ना रुके, ठीक है? ये होती है इक्विटी, हमेशा याद रखना है। डेट के ऊपर प्रॉफ़िट ज़्यादा, एक्सपेंस कम है। इक्विटी के ऊपर प्रॉफ़िट कम है, एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है। और डेट का दौरानिया कम है, इसलिए उसका प्रॉफ़िट अगर ज़्यादा हम डेट यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। अगर इक्विटी जो है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रॉफ़िट कम होगा, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपेंस है ना वो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? कंज़र्वेटिव अप्रोच क्या कहती है कि आप लोगों ने यहाँ पे टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होंगी ना, उनको आप इक्विटी से पूरा करते हो। तो कंज़र्वेटिव अप्रोच ऐसी अप्रोच का नाम है जिसके अंदर आप ये कह रहे होते हो कि बेशक मुझे मुनाफ़ा ना हो, बेशक मुझे मुनाफ़ा ना हो, लेकिन मेरे पास इतना, कंज़र्व का मतलब होता है अपने आप को सेव रखना। यानी आप ऐसे बुरे हालात में खुद को बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास जो है ना वो रख लेते हो। जबकि मुझे देखो ज़रूरत है, मुझे जो ज़रूरत तो है मुझे वो
फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए किसी चीज़ की टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है मेरी, 2 महीने की जो है वो टेम्परेरी कह लेते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि थोड़ा है ना अरसा इसका, 1 साल से कम वो टेम्परेरी को माना जाता है, ठीक है? ज़रूरत तो है मुझे टेम्परेरी की वो, लेकिन मैं वहाँ पे फाइनेंस करवा लेता हूँ इक्विटी की, जो कि लॉन्ग टर्म है और इसका दौरानिया भी ज़्यादा है। तो अब अगर मेरी टेम्परेरी ज़रूरियात वहाँ पे पूरी ना भी हुई तो मुझे जो है वो शेयर वगैरह की सूरत में पैसे आते रहेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे उसके ऊपर उनका डिविडेंड भी देना पड़ेगा। अब जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी, अगर हो सकता है वो 2 महीने के बाद ख़त्म हो गई है, तो इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ना ये चलती ही रहेगी। तो इस तरह से वो उसके पास पैसा तो रहेगा, तो लेकिन वो जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई है। फॉर एग्जांपल वो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट जो पूरी की है, उसने हमें कोई बेनिफिट देना था, तो वो 2 महीने के बाद वो बेनिफिट आना तो बंद हो जाएगा। तो हमें तो अब इक्विटी को डिविडेंड देना पड़ेगा ना, क्योंकि तो हमने लॉन्ग टर्म एक फाइनेंस सोर्स को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये बात होती है कि कंजर्वेटिव अप्रोच जो कहती है कि टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को इक्विटी फाइनेंसिंग से पूरा किया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, ठीक है ना? यानी दोनों चीज़ें ऑपोजिट इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि मुनाफ़ा बहुत कम होता है, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? यानी कि आप लोगों को जो उसके ऊपर देना पड़ता है ना डिविडेंड, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर मुनाफ़ा जो है वो नहीं होता। एग्रेसिव अप्रोच क्या है? एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना। एग्रेसिव अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मुनाफे के लिए तड़प रहे होते हो, कि मुझे बस मुनाफा चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो मुनाफा कैसे आएगा? जब आप अपना खर्चा कम कर दोगे। खर्चा कम किस पे आएगा? शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे? शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ शामिल है? आपकी डेट शामिल है। तो आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के ना, ये कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। यहाँ पे आप ये करते हो कि जो आपकी परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है ना, कि मैंने 3 साल 4 साल तक पैसा चाहिए, वो आप शॉर्ट टर्म से पूरा करना शुरू कर देते हो कि मैं डेट के थ्रू ना फाइनेंसिंग करता रहूँ बस। हर 2-3 महीने बाद आपने बैंक में से लोन लिया, अपनी ज़रूरत जो लॉन्ग टर्म है 3-4 साल चलनी है, तो उसके लिए आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और आपने उससे पैसे जो है वो काम निकाला, फिर दोबारा से इन्वेस्ट में मतलब ले लिया लोन, फिर डेट ले लिया, फिर आपने काम निकाला, फिर ले लिया, यूँ चलते रहते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ना जो बिज़नेस वाला बंदा होता है उसको एक्टिव होना पड़ता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरा लॉन्ग टर्म जो अभी ज़रूरत है, परमानेंट ज़रूरत है, वो ये ना हो कि मैं कहीं भी अगर फँस गया और मुझे जो है वो डेट फाइनेंसिंग ना मतलब करना पड़ी या ना मिली मुझे, तो मेरे लिए परेशानी का बाँस बन सकता है। तो इसलिए वो थोड़ा एक्टिव होके, उसको विजिलेंट होके जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है? एग्रेसिव अप्रोच के अंदर। तो एग्रेसिव अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप, यानी डेट फाइनेंसिंग यूज़ करने का मतलब है, जितना डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा यूज़ करोगे ना, आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होएगा, ठीक है? लेकिन उसके अंदर ना आपके पैसे के कम होकर आपको ऐसी मतलब सिचुएशन आने पे जहाँ पे आपके पास पैसा ना हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, उसके अंदर बंदे को पैसे की टेंशन नहीं होती, ठीक है? प्रॉफ़िट वो देखता ही नहीं, वो तो सिर्फ़ ये देखता है कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास पैसे पड़े होने चाहिए। लेकिन एग्रेसिव अप्रोच ऐसी है जिसके अंदर वो कहता है कि मेरे पास पैसे बस इतने को हों कि मैं अपना काम चलाता रहूँ और मुझे कम से कम किसी को आउटपुट देना पड़े, मतलब उसका इंटरेस्ट देना पड़े, तो वो तो डेट है समझो, वो तो फिर डेट हुई ना। तो इसलिए वो फिर परमानेंट ज़रूरियात को भी डेट से पूरा करता है, ताकि मुझे जो इंटरेस्ट है ना वो कम से कम देना पड़े और मुझे प्रॉफ़िट मैक्सिमम हो। ठीक है, उसके बाद ये हैगी अप्रोच है यहाँ पे, देख लो अब इसका कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए होती है यहाँ पे हेजिंग में, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे होते हो लॉन्ग टर्म से, यानी कि इक्विटी से। शॉर्ट टर्म का जिक्र करूँगा डेट फाइनेंसिंग होगी, और लॉन्ग टर्म का जिक्र करूँगा जो है वो लॉन्ग टर्म का ज़िक्र करूँगा तो इक्विटी फाइनेंसिंग होगी। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी जो डेट फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, आप लोग ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हो इस्तेमाल करके। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी इक्विटी फाइनेंसिंग है ना, उसके ऊपर आप लोगों को जो डिविडेंड है वो ज़्यादा देना पड़ता है, उसके अंदर प्रॉफ़िट के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो हेजिंग अप्रोच है उसी को ये मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद देख लो, ये ग्राफ ग्रूफ समझ आए तो ठीक है, वरना मैं अब एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पर इसके अंदर यही चीज़ शामिल है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, वो देखो ऊपर वो यूँ वो चल रही है लहर सी। तो इसका मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को जब ज़रूरत पड़े उस वक़्त आप लोगों ने उसको इस्तेमाल कर लेना है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को, अगर जब ज़रूरत ना पड़े फिर नहीं करोगे। जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो होती है वो फिक्स्ड एसेट वगैरह और ये कुछ करंट एसेट्स का भी पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ही पूरा कर रही होती है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है? सम पार्ट ऑफ टेम्परेरी रिक्वायरमेंट का कुछ हिस्सा जो होता है वो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर रहे होते हो, लेकिन इसके अंदर ये सूरत हाल होती है कि जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आपके पास आइडल फंड बच जाता है। यानी कि मुझे ना, मैंने 5 सालों के लिए किसी को शेयर इशू किया, अब 5 सालों तक वो मुझे पैसे दे के चला गया, मुझे उसको 5 साल तक डिविडेंड भी तो देना है ना। अब ऐसा होता है कि वो मेरे पास
5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, मुझे ज़रूरत है हर महीने 20,000 10,000 20,000 10,000 की, तो इस तरह से करके मैं अब ऐसे महीना जिसके अंदर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वाला फ़जूल के तौर पे, आइडल फंड के तौर पे मेरे पास वो पेमेंट जो है वो पड़ी रहेगी। तो इस तरह से फ़जूल में एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करने के लिए आप जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच को यूज़ करते हो, जिसके अंदर प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होता है, और जो आपका जो देना होता है ना आपने, वो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। इन कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ मिनिमम एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो होती है ना, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से क्या मुराद है भला, यानी कि जो आपकी डेट होगी ना उसकी सूरत में आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इंटरेस्ट होगी, और जो आपकी दूसरी है ना उसके अंदर आपकी यानी कि जो इक्विटी है ना फाइनेंसिंग, उसके अंदर आपकी डिविडेंड जो है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कहलाती है, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी। तो इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा होती है और प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव के अंदर। जबकि जो हेजिंग अप्रोच है उसके अंदर मतलब कि ना जितनी फाइनेंसिंग वो प्रॉफिट होता है उतना मतलब लो कॉस्ट होता है, तो वो तकरीबन आप एक हिसाब से लेके चलते हो, इसीलिए उसको मैच्योरिटी कहा जाता है कि आप मैच्योर होकर थोड़ा चलते हो, कि मैं जो है ना वो ऐसा ना करूं कि मैं आर्जी ज़रूरियात को जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ज़रूर पूरा करूं, और जो मेरी परमानेंट है उनको शॉर्ट टर्म शुरू कर दूं। तो इस तरह से नहीं होता, वो कहता है कि ठीक है आर्जी जो है उनको मैं शॉर्ट टर्म से पूरा कर लेता हूँ, और जो लॉन्ग टर्म वाली मेरी ज़रूरियात है उनको इक्विटी से पूरा कर लेता हूँ, ताकि मेरे लिए बैलेंस रहे, ठीक है। ये जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव के अंदर प्रॉफिट बहुत कम होता है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है आपको, क्योंकि आप छोटी छोटी ज़रूरियात को भी बड़े बड़े पैसों से जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हो, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेके उससे पूरा कर रहे होते हो छोटी छोटी ज़रूरियात को। जबकि जो ये हमारे पास है ना अग्रेसिव अप्रोच, इसके अंदर आपको प्रॉफिट के ऊपर आप कंसर्न करते हो कि बस मुझे प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि आप ना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि जो आपकी बड़ी-बड़ी ज़रूरियात भी होती है ना, उनको भी आप छोटे यानी डेट से पूरा करते हो, ताकि मुझे इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े। दौरानिया बेशक उसका कम है, लेकिन मैं अगली बार जो है ना वो फ़ौरन जैसे ही ये ख़त्म होगा उसका दौरानिया डेट का मैं अगला डेट फिर ले लूँगा। तो इस तरह से आप थोड़ा विजिलेंट होके चलते हो और उसके अंदर अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने की कोशिश करते हो। लेकिन इसके अंदर एक मसला ये हो सकता है कि हो सकता है आपने एक डेट लिया, जैसे ही डेट ख़त्म हुआ तो अगले डेट को अरेंज करने में आपको टाइम लग गया, तो वहाँ पे देखो प्रॉब्लम एरिया आ सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा, इसकी वजह से कि एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा विजिलेंट होना पड़ता है, कि ये ना हो आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाए और आपको जो है वो प्रॉफिट के बजाय लॉस होना शुरू हो जाए और आपका काम रुक जाए, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है ना वो हमने देखना है, जो उसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट पीरियड एंड कलेक्शन पीरियड होता है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम। क्रेडिट पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर आपके क्रेडिट ने आना होता है, उधार ने। कलेक्शन पीरियड वो एग्जैक्ट पीरियड जिसके अंदर आप वो उधार कलेक्ट कर लेते हो। क्रेडिट टर्म 2/10 एंड n/30 का मतलब क्या है? 2/10 से मुराद है, और n/30 से क्या मुराद है? 2/10 से मुराद है कि आपको 2%, n/30 बताता हूँ पहले। n/30 से मुराद ये है कि आपने ना n% आप गेन करोगे फ़ायदा, यानी डिस्काउंट गेन कर लोगे आप n%, अगर आप 30 दिनों में अदा करते हो। तो 2/10 का मतलब क्या हुआ कि आप 2% जो है वो हासिल करोगे, बटा 10 से मुराद है 10 दिनों में अगर आप कर देते हो बजाय 30 के। अगर मैं यहीं पे कहता कि n/30 और 2/15, तो इसका मुराद क्या होता? इससे मुराद ये होता कि आपको ना 30 दिन का आपका टोटल पीरियड है, ठीक है? क्रेडिट पीरियड आपका 30 दिन का है, और आप परसेंटेज हासिल n करोगे। n कब करोगे? जब अगर आप 15, यानी मैंने कहा है 2/15 कर दूँ, तो इसका मतलब है 15 दिन में अगर आप लौटा देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? अगर 2/5 होता तो मैं कहता अगर 5 दिन में लौटा देते हो तो 2% मिल जाता। अगर मैं कहता 15/10 कर देते हो तो मैं कहूँगा आपको 10 दिन में अगर आप लौटा देते हो 30 की बजाय, तो आपको 15% जो है वो मिल जाएगा। तो ऊपर वाला परसेंटेज को शो करता है 10 वाली सूरत में, और बटे के अंदर जो मौजूद होता है वो हमें जो है वो डेज़ बता रहा होता है, और जो n/30 से मुराद होता है कि ओवरऑल कितना आपको क्रेडिट पीरियड दिया गया है और कितने परसेंट जो है वो आपको मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद कैश डिस्काउंट होता है कि कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप क्रेडिट को दे सकते हो, और आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है आपकी। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी अच्छी लेके चलते हो तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी साख्त है वो बढ़ जाती है, आपका अच्छी रेपुटेशन होती है। तो क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनियाँ किस तरह से अपने आप को अच्छा तस्वुर कर सकती हैं, कैसे अपने आप को अच्छा शो करवा सकती हैं। नंबर एक, क्रेडिट रेटिंग होती है उनकी, ठीक है। वो कैसे शो होती है? वो ये होती है कि ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, इस तरह से मुख्तलिफ ना उनको ये दी जाती है, ठीक है। रैंकिंग दी जाती है नंबरों के हिसाब से, तो जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी वो ऊपर चला जाएगा। और ये रैंक देने वाली दो मुख्तलिफ तरह की ना कंपनियाँ मौजूद है, एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर और एक है मूडीज़ एंड पैकरा। मूडीज़ एंड पैकरा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये दो जो है ना कंपनी है जो क्रेडिट
की रेटिंग जो है वो देती हैं मुख्तलिफ तरह की, तो ये भी मरूज़ी आ सकती है। क्रेडिट रेटिंग आ सकती है, मूडीज़ पैकरा जो है ना ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये है कि आपकी एक अच्छी मतलब जा रही है ना, अच्छी कंपनी जा रही है ना, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी अच्छी होगी, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इन्वेस्टमेंट जंक क्या है, ऐसी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मतलब जिसकी क्रेडिट वर्दीनेत अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे लोग जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो ये क्रेडिट पॉलिसी जो है ना, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ये भी मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है, 2/10 या N/30 ये मरूज़ी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुकी है। फाइलें देखो, ये अग्रेसिव अप्रोच का, तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए। मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है, बहुत सारे मरूज़ी और शॉर्ट बन रहे हैं इसमें से। फिर होती है जनाब हमारे पास के जो ये अकाउंट रिसीवेबल होता है ना हमारा, ये 2 चीज़ों पे ना मतलब हम लेके चलते हैं। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। जबकि अकाउंट रिसीवेबल के अंदर तब्दीली जो होती है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नहीं बल्कि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आती है। इसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो ये जो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, उसका फार्मूला क्या होता है भला, हम मालूम करते हैं। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूले से मुराद है कि आपने कितना प्रॉफिट हासिल किया है, वो बराबर होता है सेल में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसको निकाल देते हो। तो आपके पास ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकी रेशो होगी तो ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल हो जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो है तो वेरिएबल कॉस्ट बटा रेशो सेल हो जाएगा, ठीक है। बटे में सेल रहेगा। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है तो ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो है तो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल आ जाएगा। ये फार्मूले याद होने चाहिए। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला पता होना चाहिए, सेल पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ज़बानी याद कर लें लिख के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट एन इन्वेस्टर मिस आउट व्हेन चूजिंग एन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर ना मैंने एक दुकान है जो जूतों वाली है, ठीक है, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे 1 लाख रुपया। तो अगर मैं उस 1 लाख रुपया जहाँ से मैं कमा रहा था, फॉर एग्जांपल 10,000 महीना, अगर मैं 10,000 महीना उस जूते वाली शॉप में से कमा रहा था, अगर मैं उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और दुकान में लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल घड़ियों की शॉप है, ठीक है, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वो इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव जो मैंने चूज़ किया है, क्या वो मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगा? तो वो मार्जिन जो मैं पहले छोड़ के आया हूँ, उस चीज़ को यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। यानी वो मौके का जो है ना, आप कहीं और जाके किसी और जगह पे जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, जो आप पहले हासिल कर रहे थे। तो वो जो खो दिया ना, उसको एज़ एक्सपेंस के तौर पे आप दूसरी जगह पे जाके अपने उसमें से निकाल देते हो, ठीक है। वहाँ से क्या कर देते हो, निकाल देते हो कि भाई मैंने इतना जो पहले मेरा हासिल था ना, उसको मैंने गँवा दिया है, वो मैं हासिल कर रहा था। तो ज़ाहिर है अब आगे जाओगे आप, तो आप वो ये तो नहीं कहोगे कि मुझे पहले भी 10 ले रहा था, अब भी 10 दो। नहीं, तो आप वो वाला निकालने के बाद अपना आगे का ज़हन सोचोगे कि अगर मैंने वहाँ पे 10,000 छोड़ा है मुनाफ़ा, तो आगे मैं 20 को तवक्का कर रहा हूँ। तो इस तरह वो 10 निकालने के बाद आप टोटल 20 करोगे, तो जाके आप जो है वो कहीं न कहीं अपने वो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाओगे। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो देख लो। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मरूज़ी में आई हो। एडिशनल सेल को देखते हो आप सबसे पहले, फिर रिसीवेबल जो है एडिशनल वो देखी जाती हैं, फिर एडिशनल मार्जिन जो है वो देखा जाता है। अब क्या होता है एडिशनल मार्जिन से मुराद एडिशनल प्रॉफिट। मार्जिन दरअसल प्रॉफिट होता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट जो है ना, वो आप देखते हो कि एडिशनल कॉस्ट कितनी आई है। ये सारी तरतीब के साथ इसी तरह चीज़ें हमने देखनी होती है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है, ये देख लो। ये सारे फार्मूले आगे यूज़ होंगे, टेबल समझाता हूँ। ART रेशो है बराबर नेट क्रेडिट सेल, ये पहले भी पढ़ा हुआ हमने। यानी एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बराबर होती है क्रेडिट सेल ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के। एडिशनल रिसीवेबल बराबर होती है एडिशनल सेल बटा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के। अब आर टी ओ जो है ना, ये एडिशनल रिसीवेबल टर्नओवर, तो ये रेशो है नीचे। अब ये टर्नओवर नहीं है, तो रेशो जब नीचे बटे में रेशो है तो इसका मतलब बटे के अंदर क्या आ रहा है भला, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज रिसीवेबल, ये आ रहा है, ये वाला। इससे मुराद ये वाली अमाउंट है। तो इसका मतलब एडिशनल सेल बटा यानी तकसीम हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे रेशो है बटे में, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगा किस तरह से आपने डेज़ को निकालना है। उसके बाद है जी ये अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट आ गया। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को ना सेल दी होती है, सेल प्राइस दी हुई है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है आप लोगों को, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी दिया हुआ है आप लोगों को, करंट सेल दी हुई है। करंट क्रेडिट पीरियड 30 साल का था, लेकिन न्यू क्रेडिट जो पीरियड है ना वो 60 साल का है। एडिशनल सेल 25% है, वो निकालना है, एडिशनल यूनिट निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर ना हमने पॉलिसी पढ़नी है अब, कि अगर आपका
जो डेज़ क्रेडिट पीरियड है ना, क्रेडिट पीरियड, वो अगर आप 30 दिनों से 60 दिन कर देते हो कि आपको मुनाफ़ा, यानी आपने उधार लेनी है एक बंदे से, आपने ना उसे कहा था कि 30 दिनों में मुझे वापस दे दो। क्या 30 दिनों में वापस लेने की बजाय आप उसको 30 की बजाय 60 दिन कह देते हो कि 60 दिन में चलो दे देना, तो क्या आपको मुनाफ़ा होगा या नुकसान होगा? तो भाई इससे प्रॉफ़िट होगा, इससे क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा। याद रखना, मरूज़ी आई हुई है। क्रेडिट पीरियड 30 दिन से 60 दिन करने से आपको क्या होगा? प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस होती है, यानी सेल दी हुई है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपको, ठीक है, 8 पर यूनिट है, 8 पर यूनिट प्राइस है उसकी, ठीक है? तो आपने निकालनी है अब सबसे पहले ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दी हुई है आपको वो भी, और इसके साथ ये याद रखना है कि जब आपने ना वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो उसके साथ ही आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी निकालनी है, क्योंकि आगे इस्तेमाल होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकाली जाती है? पहले भी बताया। वेरिएबल कॉस्ट रेशो का नाम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल। इसी तरह अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल। ये ऊपर बता चुका हूँ, दोनों के दोनों फार्मूले ये याद होंगे। ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये दोनों चीज़ें याद होंगी तो आप लोगों को सारा कुछ पता होगा। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 8 हो गया, अब वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट बटा ये सेल होगी। वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही आपने वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी निकाल लेनी है, और साथ ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया होगा, उसके साथ ही आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी निकाल लेनी है। तो वो किसके बराबर होगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल के। तो सेल कितनी है भाई? 10 रुपये है ना, वो देखो ऊपर दिया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 2। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया किस तरह है, पहले ये देखो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आया पता है? ये 2 कैसे आया? तो भाई हमें पता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। क्या बराबर होती है? ये देखो, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो बराबर कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट की होती है। तो सेल कितनी थी? 10, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8। तो यहाँ पे देखो, अब 10 में से 8 गए, यानी कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप निकालें तो 2 ना आ गया, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 हो गया। तो ये इसलिए ये फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख के निकाली हुई हैं। ये चीज़ें आपने साथ साथ निकाल लेनी है सबसे पहले तो। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन सेल, ये करंट सेल भी दिया होगा आपको। पहले पुराना जो क्रेडिट पीरियड चल रहा है ना, वो 30 है। वो कहता है अगर 30 की बजाय 60 कर दो, तो फिर क्या होगा? अगर 60 कर दिया जाए तो वो कहता है एडिशनल सेल जो हुई है ना आपको, 25% है वो एडिशनल सेल बता दी है उसने। तो हम अब इस 2,40,000 में से, ये वाली जो करंट सेल है उसमें से अगर हम एडिशनल सेल देखें कितनी हुई है टोटल में से 25%, तो वो बनती है तकरीबन 60 लाख रुपया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपया बनती है, सॉरी कितनी, 6 लाख। तो 24 लाख में से 6 लाख जो है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 24 लाख में से 25% एडिशनल सेल हुई है, तो उसके ऊपर 25% अगर हम निकालें उस टोटल जो आपकी करंट सेल थी उसमें से, तो तकरीबन 60 लाख जो है ना आपका क्या बन गया? एडिशनल सेल आ गई। अब एडिशनल यूनिट निकालने हैं ना आपने, इस सेल के ऊपर एडिशनल यूनिट कितने हैं? तो भाई 60, ये 24 लाख में से 60 लाख सेल की सूरत में आ रही है, पैसे अमाउंट आरएस में आ गया। अब अगर यूनिट में निकालने हैं तो 60 लाख में 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कितने यूनिट बनेंगे, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट आ जाएंगे। एडिशनल सेल बटा एक सेल, मतलब एक यूनिट पर यूनिट की सेल की कितनी कीमत है? 10 रुपये फॉर एग्जांपल। तो 10 को तकसीम कर दोगे तो 60,000 रुपया यूनिट आ गया, ठीक है, 60,000 यूनिट आ गए, सॉरी। तो ये जो 60,000 यूनिट आए हैं ना, अब आपके, इसको जूम करके देखता हूँ, ये देखो 60,000 यूनिट आए हैं ना जो यहाँ पे आपके। तो ये 60,000 यूनिट को अब आगे आपने इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले पेज के ऊपर ये सारी दी होंगी, तो ये निकाल लेनी है इसी तरह। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो एक्सपेंस के तौर पे मानी जाएगी। मैंने पहले बताया कि आप उसको माइनस करते हो, तो वो कहता है 20% पर ईयर लगेगी, ये भी निकालनी होती है। तो क्रेडिट पॉलिसी अब हमने ये देखनी है कि क्या हम अपना ये जो है क्रेडिट 30 से 60 दिन कर दें तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या माइनस, वो नुकसान होगा? सबसे पहला पार्ट इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करना होता है, या उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल, यानी एडिशनल सेल जो आपकी हुई है ना, 60,000 यूनिट हुई थी, ऐसे ही है ना, उसके ऊपर आप लोगों ने अपना क्या मालूम करना है? प्रॉफिट मालूम करना है कितना हुआ है। तो 60,000 ज़रबे प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट कैसे निकालेंगे हम एडिशनल सेल के ऊपर, कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था ना पर यूनिट कितना आ रहा था? 2 रुपया, ठीक है। वो ऊपर जो निकाला था हमने, ये देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल कितना आ रहा था? 2। ज़र्व कर देंगे हम उसको टोटल एडिशनल यूनिट जितने सोल्ड हुए थे, तो वो 60,000 हुए हैं। ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, एडिशनल सेल के यूनिट हमने कन्वर्ट किए, ये देखो। तो इसको हम ज़र्व देंगे तो हमारे पास 1,20,000 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हो, फिर भी वही जवाब आएगा। अगर आप मतलब अमाउंट के अंदर लेना चाहते हो तो अमाउंट में पैसे ले लो, आरएस में। अगर यूनिट में लेना चाहते हो तो यूनिट के साथ ज़रूर देना पड़ेगा। अगर अमाउंट में लोगे तो अमाउंट के साथ, अगर यूनिट में लोगे तो यूनिट के साथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने ना
हाँ ठीक है, 20% ही बनता है। ये 10% है, 100% है, उसमें से 80% गया, 100 में से 80 गया, बाकी रह गया 2%। तो इस तरह ये 2% भी बनता है। ये यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, देख लो परसेंटेज में भी, देख रहे हो ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज भी निकाली हुई है मैंने, ऊपर वाले की भी निकाली हुई। तो 80 जो है वो हो गया, और बाकी 20 ये, 80 और 100 पूरा, तो सेलिंग प्राइस 100 होगी टोटल। तो इस तरह से ये निकालना। दूसरे स्टेप में आपने वो जो एडिशनल अमाउंट निकाली होगी ना, जो पहले निकाल चुके हैं हम, उसका अब आप लोगों ने एडिशनल सेल मालूम करनी है, एडिशनल रिसीवेबल मालूम करना है। एडिशनल रिसीवेबल क्या होता है? एडिशनल रिसीवेबल का फार्मूला बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पे मुझे दोबारा दिखाना पड़ेगा। ये देखो एडिशनल, अब दूसरे पहले स्टेप में क्या निकालना होता है? प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? जो टोटल यूनिट पीछे निकाले होते हैं उसको ज़रब दे देना है मार्जिन यूनिट के साथ। तो 60,000 निकाले थे, ज़रबे 2 तो 1,20,000। अब हमने निकालना है एडिशनल सेल दूसरे स्टेप में। एडिशनल सेल बराबर एडिशनल रिसीवेबल, एडिशनल रिसीवेबल बराबर होता है एडिशनल सेल बटा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के। तो एडिशनल सेल जो है क्या है? एडिशनल सेल जो है वो है हमारे पास 6 लाख रुपया, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एडिशनल सेल कितनी थी? 6 लाख रुपया, ये निकाली थी ना यहाँ पे। तो 6 लाख को हम तकसीम कर देंगे RTO के साथ, यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के साथ। तो ये 6 कैसे आया? अब 6 इस तरह से आया है कि आपने ना जो 360 दिन होते हैं उनको डिवाइड कर देना होता है नई क्रेडिट पॉलिसी के साथ। तो नई क्रेडिट पॉलिसी कितने दिनों की है? 60 दिन की है। तो पहले 360 तकसीम 60 जब करोगे तो 6 जवाब आ जाएगा। तो ये 6 यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हमें पता है RTO बराबर होता है 300, यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज नहीं निकाला था पहले हमने पिछले मॉड्यूलों में। तो 360 तकसीम 60 करोगे तो 6 जवाब आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है ना पूरी, इसका मतलब ये वाली चीज़ है, ऊपर वाली ये वाली। तो इस तरह से ना यहाँ पे ये निकालने की बजाय हम वहाँ पे क्या ले लेते हैं भला? हम ले लेते हैं डेज़ के अंदर। तो डेज़ में जब लेंगे तो हम लिखते हैं 360 बटा डेज़ की नई पॉलिसी जो होती है वो ले लेते हैं, ठीक है, बजाय उसके सेल के। तो हम डेज़ के साथ निकालते हैं, तो फिर हम 360 को 60 पे तकसीम करते हैं, 6 जवाब आ जाता है। 6 को हम डायरेक्ट तकसीम कर देते हैं, फिर उसके साथ ही फार्मूला जो दिया हुआ है, एडिशनल सेल का रेवेन्यू 6 लाख था, डिवाइड रिसीवेबल टर्नओवर फॉर न्यू कस्टमर के लिए रिसीवेबल टर्नओवर क्या होगा, या न्यू पॉलिसी क्रेडिट के मुताबिक, तो वो 6 के साथ करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। अब हमने निकालनी होती है इस 1 लाख के ऊपर क्या निकालनी है? हमने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑन एडिशनल रिसीवेबल, ये जो एडिशनल रिसीवेबल हमें दूसरे स्टेप पे रिसीव हुआ है ना, उसके ऊपर अब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या किसके बराबर होती है पता है? वेरिएबल कॉस्ट बराबर होती है वेरिएबल कॉस्ट की रेशो ज़रब एडिशनल रिसीवेबल। तो इसकी रेशो 0.8 बनती है, ठीक है। तो ये कैसे आई है पहले भी बता चुका हूँ। ये देखो 0.8 ये बन रही है भाई, उसकी रेशो निकालनी शुरू में इसलिए बताया था कि ये पहले निकाल लेनी है आप लोगों ने। तो ये जब वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल रहे होगे ना एडिशनल रिसीवेबल के ऊपर, तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट रेशो यानी 0.8, ठीक है। और ये कैसे आई है वेरिएबल कॉस्ट रेशो? में फार्मूला लिखा हुआ मैंने, यानी वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल, ठीक है ना, पहले भी बताया है। तो वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल की बजाय ना डायरेक्ट हम वेरिएबल कॉस्ट, चलो यही लगा लो कि वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल होगी पहले, तो वो आप जब करोगे दोनों तकसीम तो 0.8 जवाब आ जाएगा। ज़रब एडिशनल रिसीवेबल जो ऊपर निकाला है आप लोगों ने, उसके साथ ज़रब दोगे तो ये 80,000 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है जी? अब ये करना है कि इस 80,000 में से हमने अपना वो जो एडिशनल कॉस्ट जो थी ना नई क्रेडिट पॉलिसी पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने ज़ाया की है, उसको निकालेंगे कि 20% इस 80,000 में से कितना बनना है। और हमेशा याद रखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो रिसीवेबल का निकला होता है उस पर लगती है। यानी इस 80,000 रुपये, देखो पहले स्टेप के अंदर तो वो अलहदा चीज़ होगी, दूसरे स्टेप में जो चीज़ निकाली है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड स्टेप में। जो सेकंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे। जो थर्ड स्टेप में हमने चीज़ निकाली होगी वो हम यूज़ करेंगे फोर्थ स्टेप में, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ। किसके साथ? वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो यहाँ पे देख लो आप लोग कि यहाँ पे पहले हमने 1,20,000 निकाला, उसको छोड़ दो, वो तो साइड पे होगी ना चीज़। दूसरी के अंदर हमने 1 लाख निकाला, तो 1 लाख के नीचे यूज़ किया हमने, ठीक है, उस 1 लाख के साथ जो जवाब आया उसको हमने यूज़ किया नीचे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। सबसे पहले क्या निकालना होता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। उसके बाद हमने निकालना होता है एडिशनल रिसीवेबल, ठीक है। एडिशनल रिसीवेबल निकलता है आपका, यानी कि वो टर्नओवर रेशो के साथ। उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है जो कि एडिशनल रिसीवेबल के साथ होती है, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी होती है चेंज इन क्रेडिट पीरियड, जो कि आपकी आ जाती है 0.20 के साथ। 80,000 में से निकालो तो 16,000 रुपया। अब यहाँ पे आता है बात के डिसीजन कैसे लेंगे हम।
इसका डिसीजन इस तरह से लेना है कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है ना ओवरऑल मिला के सारी, वो बन रही है आपकी, ये लगा लो हिसाब के 80,000 प्लस 16,000, तो ये बन रहा है कोई 96,000 रुपया। जबकि आपका जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ है ना, सबसे पहला स्टेप जो था हमारा पार्ट 1, वहाँ पे देखो 1,20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट थी ना, वेरिएबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दोनों भी मिलाओ तो आपकी बन रही है 96,000, और जो आपको प्रॉफिट बन रहा है वो 1,20,000 रुपया बन रहा है। तो इससे मुराद ये हुआ कि अगर हम क्रेडिट पॉलिसी जो है वो पीरियड जो है वो 30 साल की बजाय 30 डेज़ की बजाय 60 डेज़ कर देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों ने मालूम करनी है। पहला स्टेप दोबारा बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है जी, आपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल मालूम करनी है, सिर्फ पार्ट याद रखो, बाकी ज़रा फार्मूला आप खुद ही दे लोगे। ठीक है, वो आपको पहले फार्मूले ऊपर याद किए होंगे ना, आपको फिर आसानी हो जाएगी। फिर कॉस्ट होती है, वेरिएबल के ऊपर मालूम करनी होती है, जो कि यहाँ पे निकालते हो आप। फिर इस वेरिएबल से जो जवाब आता है ना, उस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई करते हो, कितने परसेंट बन रही है, 0.20 रुपये 80,000 फॉर एग्जाम्पल 16,000। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने के बाद अगर आपका जवाब पहले वाले स्टेप यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और एडिशनल सेल से कम आ जाता है तो आपके लिए फेवरेबल है। अगर ये ज़्यादा आ गई कॉस्ट और वो कम हो गए तो फिर हम कहेंगे कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो 30 दिनों से 60 दिन पे करने से हमें मुनाफा नहीं होगा। ठीक हो गया, ये था। उसके बाद आ गया अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, न्यू क्रेडिट पॉलिसी अगर आप अप्लाई करोगे ना, जैसे अब हमने की है, तो उससे करंट सेल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एक और है, इसके अंदर क्या किया उसने, इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर अब मैं एडिशनल सेल जो है ना वो चेंज करता हूँ तो फिर भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एडिशनल सेल अब की बार उसने बता दिया। ठीक है, 30 से 40 60 कर दिया उसने क्रेडिट पीरियड। सेम वही चीज़ें हैं, पहले इतनी सेल थी, एडिशनल सेल ये है, ये देख लो वही चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, वही निकालना है सबसे पहले, पहले स्टेप के अंदर वो निकालने है, यूनिट उसने निकालनी है, फिर रिसीवेबल निकालना है। लेकिन यहाँ पे पता उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने कहा है कि ना पहले जो 30 दिन था ना, 30 दिन का तो मुझे 365 के साथ निकालूंगा तो 12 आ गया, दूसरे 60 डेज़ के निकालूंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, और उसकी ये एडिशनल सेल भी दिए हुए उसने यहाँ पे। तो ये देख लो अब की बार ना, एडिशनल सेल ये होती है कि आपने ना पहले तो 6 के साथ 30 के साथ निकाल के देख लेना है। ठीक है, 30 दिनों के साथ, क्योंकि 12 जवाब आएगा तो 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, 365 तकसीम 30 करोगे तो 12 आएगा ना, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में बता रहा हूँ, चौथे में। और आगे जब आप 6 के साथ करोगे तो वो 4 लाख रुपये आ जाएगा, ऊपर 2 लाख आ रहा है। तो वी टेक इट वेरिएबल कॉस्ट, हम इसको वेरिएबल कॉस्ट का नाम देंगे। और ये हमेशा जो है ना वो न्यू क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर लगती है, ओल्ड वाली जो है ना उसके ऊपर लगती होती है हमेशा, माइनस करने के बाद। जैसे कि 4,48,000 बन रहा था ना, तो उस 48,000 की कॉस्ट जो आई थी ना हमारी, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को जमा कर देते हैं हम, जो बाद में हमने देना है। नई क्रेडिट पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना, याद रखना है, जो ये ओल्ड क्रेडिट पॉलिसी होगी ना वही उसी हिसाब से हमने लेके चलना है। नई क्रेडिट पॉलिसी जो होगी वो ओल्ड जो चल रही होगी उन डेज के हिसाब से मिलेगा जो नए कस्टमर होंगे। ठीक है, और जो पुराने कस्टमर होंगे ना उनको भी अगर आप देना चाह रहे हो ना अमाउंट, ठीक है, इसी तरह सारा कुछ, तो वो उनके पुराने डेज जो है ना उनके हिसाब से मिलेगी, नए के हिसाब से सिर्फ नए लोगों को मिलेगी, पुरानों को नहीं मिलेगी, पुरानों को पुराने के हिसाब से मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम 12 के साथ करके देखते हैं तो 4 लाख रुपये, ये 2 लाख बन रहे हैं ना, तो 12 थे 30 दिनों के साथ, तो उनको 30 दिनों के हिसाब से देंगे। और जो दूसरे थे ना, ये लेक्चर देख लेना आप लोगों ने सर के, ठीक है, यहाँ पे वीडियो, फिर थोड़ी समझ आ जाएगी। तो दूसरी जगह पे देख लो, वहाँ पे बन रहा है जी 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर वी नॉट टेक इट वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये नई क्रेडिट पॉलिसी है ना, इसमें कंपनी को नुकसान हो रहा होगा। तो दूसरी जगह पे देख लो, 4 लाख माइनस 2 लाख करोगे, मिसाल यही है सिंपल कि भाई जो आप लोगों को क्रेडिट पॉलिसियाँ दी होंगी उनके मुताबिक खुद को चेंज करनी। यहाँ पे एक स्टेप चेंज होगा कि आप लोगों ने ना 12 जो ओल्ड कस्टमर होंगे ना, ओल्ड जो हो गई, ये लिखा हुआ है यार, ओल्ड रिसीवेबल टर्नओवर, ये लिखा नहीं हुआ, ओल्ड रिसीवेबल टर्नओवर के हिसाब से आप लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से लेके चलोगे तो 2 लाख आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 रह गया, यहाँ पे आ गया 48, 48 में से वो गया, ये 2,48,000 बन गया। तो टोटल कॉस्ट ये थी 48, उसमें से अभी अपॉर्चुनिटी भी बताई हुई है उसने। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसको करोगे तो ये टोटल जो कॉस्ट आ रही है ना आपकी, ये तकरीबन बन रही है 49 और ये कुछ ही बन रही है। ठीक है, तो ये करने के बाद भी आप लोगों को ये बात पता समझ में आती है कि ऊपर वाली जो है वो फिर भी ये प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि क्रेडिट पीरियड चेंज करने से या करंट सेल चेंज करने से, ये सारी चीज़ें चेंज करने से ना आपको प्रॉफिट में इजाफा होता है।
अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट आ गया। अगर बैड डेट जो है ना, बैड डेट आ जाता है तो उससे भी आपका जो है वो क्रेडिट पीरियड बाज़ का जो है वो चेंज नहीं होता, बाज़ का चेंज हो भी सकता है। अगर आपका ज़्यादा है बैड डेट, यानी कि आपकी अमाउंट जो आपने लेनी थी उधार लोगों से, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आपका ज़ाया हो गया पैसे, बैड डेट कहते हैं दरअसल वो पैसे उधारें जो आपको रिसीव नहीं होनी, भाग गया बंदा, देगा ही नहीं, तो इनको बैड डेट कहते हैं। बाज़ का इनका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर ये बड़ी अमाउंट में हो तो ये आपके लिए जो फेवरेबल नहीं होती, और बाज़ का जो है वो फेवरेबल होती है, ज़्यादातर फेवरेबल होती है। तो बैड डेट जो है ना, अगर वो भी क्रेडिट पॉलिसी आप चेंज कर देते हो तो उससे भी आपकी बैड डेट को भी कॉस्ट ही माना जाता है, जैसे अपॉर्चुनिटी को माना जाता है, तो इसके भी हम। और ये डायरेक्ट जो है ना, ये बैड डेट जो होता है, ये क्या होता है भला, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले वही सारी चीज़ें वही दी हुई हैं, यहाँ तक उसने करंट सेल भी दी हुई है, डेज़ भी दिए हुए हैं, 60 डेज़ हैं, एडिशनल सेल भी दे दी है, यूनिट भी निकाल दी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे दी है, और आपके बार एक नई चीज़ दे दी है, बैड डेट, जो कि 10% है। तो ये बैड डेट जो होता है डायरेक्ट आपका एडिशनल सेल पे लगता होता है, याद रखना है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट पे लगती है। बताता हूँ, सबसे पहले देखो, अब प्रॉफिटेबिलिटी सेल निकालनी है, सेम वही फार्मूला, जो यूनिट निकाले होंगे उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन की यूनिट से ज़रब दे दो, आ गया। उसके बाद आप लोगों ने निकालना है अब उस एडिशनल सेल के अमाउंट के ऊपर आपने टर्नओवर निकालना है। एडिशनल सेल जो है, तो उसका टर्नओवर आपने कैसे निकालना है, 360 से बटा 60 करोगे तो 6 आ गया। तो 6 लाख के 6% पे निकालोगे आप लोग, 6 के साथ सॉरी, टर्नओवर निकालोगे तो ये रेशियो निकालोगे तो 1 लाख रुपये आ गया। अब उस 1 लाख के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एडिशनल वो निकालनी है, एडिशनल रिसीवेबल के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट सेम वही जो पहले मैं बता चुका हूँ, कैसे आया 0.8, पहले वाले जो इसी इसी टॉपिक का जो पहले वाली जो थी ना पेज, यहाँ पे वो टेबल दिया हो, तो वहाँ पे देखो मैंने सारे फार्मूले बताए हुए हैं, तो पता होना चाहिए। आप लोगों को 80,000 निकाल लिया। तो ये जब तक हाथ से खुद नहीं ना करोगे पेज के ऊपर, आप लोगों को समझ नहीं आनी, ठीक है। उसके बाद देख लो, फिर यह हो गया। तो ये जो अप्लाई ऑन एडिशनल सेल डायरेक्टली, जो बेड डाटा जब भी आएगा तो वो एडिशनल सेल पे लगेगा। फॉर एग्जांपल वो ये भी कह सकता है आप लोगों को कि आप लोगों को ना 10% बेड डेट है और एडिशनल सेल 60 लाख रुपये या 80 लाख है, तो बताओ आपकी एडिशनल बेड डेट की एक्सपेंस कितने हुए। तो भाई डायरेक्ट आप उसको ज़रब दोगे एडिशनल सेल के साथ, तो आपके पास 6 लाख रुपये आ जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा, जो भी है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने डायरेक्ट निकाला, तो 60,000 ये हो गया, एक एक्सपेंस ये हो गया, ठीक है। प्लस आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, ये वाला स्टेप जो है इधर तीसरे नंबर वाला, इसकी अमाउंट के ऊपर ही हमने पहले भी अप्लाई किया है, क्या भला, अपनी अपॉर्चुनिटी को, और अब भी हम इसी पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 एक ये हो गया एक्सपेंस, यानी कॉस्ट होगी, प्लस 60,000 रुपये ये हो गया, तो 16 और 60 76 हो गया। तो अब अगर हम ये पॉलिसी भी चेंज करें तो टोटल हमारा 76,000 रुपये, ये देखो यहाँ पे बन रहा है टोटल कॉस्ट फिर भी। तो इससे मुराद ये हुआ कि अगर हमारे पास बैड डेट भी आ गया है ना अपने अकाउंट के अंदर, बैड डेट भी कोई ना कोई हमें फेस करना पड़ा है, तो तब भी हमारी रिसीवेबल की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, उसको अगर हम 30 से 60 दिनों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट है ना, वो प्रॉफिट की सूरत में ही रहेगी, ठीक है। हमें मुनाफा ही होगा, उसमें हमें नुकसान नहीं होगा। क्यों मुनाफा होगा? क्योंकि देखो बैड डेट जो होते हैं ना, वो अगर थोड़े अरसे पे लगे हों तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये नुकसानदेह है। लेकिन ये भी तो देखो ना, अगर एक तरफ बैड डेट जो था, मुझे एक एक महीने में 30 दिन का था, ठीक है, मुझे किसी से लेने से 10,000 रुपया 30 दिनों में, लेकिन अगर मैंने उसका क्रेडिट पॉलिसी बढ़ा के 60,000 कर दिया, ठीक है, तो उस 60,000 करने 60 दिन कर दिया, उस 60 दिन करने से मुझे दौरानिया भी तो बढ़ गया ना, उस दौरानिए में मेरी सेलें भी तो चलेंगी ना, तो वो सेलें इतनी मेरी चल पड़ेंगी, इतना मुझे मुनाफा हो जाएगा कि वो वाला बैड डेट है ना, वो ऑफसेट हो जाएगा, उसका जो नुकसान था ना, खमियाजा था ना, वो मुझे महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा, जितना दौरानिया बढ़ता जाएगा, वो जो मेरा फंक्शन था ना, सेल्स मेरी आ रही थी, मेरे मुनाफे हो रहे थे, उनकी अमाउंट इतनी बढ़ जाएगी कि वो वाली चीज़ें जो कॉस्ट थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है कि क्रेडिट पॉलिसी अगर क्रेडिट की भी चेंज करो, अगर बैड डेट भी बढ़ जाए, और करंट सेल को भी तब्दील करो, तीनों चीज़ें उसने बताई हैं। करंट क्रेडिट पीरियड चेंज करने से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्टेप पे था क्रेडिट पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन करंट सेल चेंज करने से, यानी जहाँ पे हमने 24 लाख की बजाय 2,40,000 की बजाय, या 24 लाख की बजाय हमने 36 लाख करके देखा है, तो वहाँ पे भी हमने देखा प्रॉफिट ज़्यादा था। और तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करके देखा है, अपॉर्चुनिटी के साथ कॉस्ट के साथ एक और चीज़, यानी बैड डेट को ऐड करके देखा कि क्या हमारे बैड डेट अगर बढ़ जाए तो भी हमें मुनाफा होगा या नहीं। तो वहाँ से भी हमें पता चला कि हाँ जी, ये भी हमारे लिए फेवरेबल होगा, अगर हम 30 दिनों से 60 दिन कर दें और हमें बैड डेट भी 10% फेस करना पड़े, तो हमारी जो एडिशनल सेल होगी ना, वो फिर भी हमारे जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी उससे ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें 30 दिन से 60 दिन कर लेना चाहिए, ठीक है। अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से हमें मुनाफा होता है।
उसके बाद आ गया जी हमारा इम्पैक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट एंड क्रेडिट पॉलिसी। ये भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये चीज़ भी, कि अगर हम किसी से हमने कैश डिस्काउंट देना है, अगर हम कैश डिस्काउंट देते हैं किसी बंदे को कि आपने इतने दिनों में नहीं देंगे तो मैं आपको इतने % छोड़ दूंगा पैसे, तो इससे भी हमारी जो सेल होती है ना वो बढ़ जाती है। बंदे ज़्यादा हमारी तरफ रुझान दे हो बढ़ता है उनका, कि इनकी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट की सूरत में वो लालच हम देते हैं उनको और वो आते हैं, तो फिर उनके साथ हमारा मुनाफ़ा बढ़ जाता है। और ये वाला इतना कम मतलब कि हमारे बिज़नेस को महसूस होती है ये वाली कमी, जो हमने 2-3% प्रॉफिट दे के उनको पैसे छोड़े होते हैं, कि वो जो प्रॉफिट होता है वो इतना बढ़ जाता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। तो इस तरह से ये जो कैश डिस्काउंट की पॉलिसी है ये भी तब्दील करने से तो हमारा जो है वो सेल के अंदर इज़ाफ़ा हो सकता है और हम मुनाफ़े की सूरत में जा सकते हैं। फिर आ गया इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी क्या है जी? इन्वेंटरी जो है ना वो हमारी है जी, उसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? इन्वेंटरी 2 तरह की है। एक होती है ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरीज़ कंपनी होती हैं, और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन-सी होती हैं? वो जो मैन्युफैक्चर करती हैं, चीज़ें बनाती हैं ज़ीरो से वो एंड तक, मतलब कि फिनिश गुड बनने तक का सारा प्रोसेस जो कर रही होती है वो मैन्युफैक्चरिंग है। जबकि ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, वो बनाती नहीं है, वो बनी-बनाई चीज़ों को क्या करती हैं, लेके उनको मुनाफ़े की सूरत में बेच देती हैं। तो ये मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग जो है वो कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? तो हमने बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो दरअसल हमारी इन्वेंटरी को लेके चल रही होती है, क्योंकि इन्वेंटरी होती है उसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो 2 तरह की इन्वेंटरी होती है, एक होती है स्टॉक इन ट्रेड, यानी वो स्टॉक जो हमारे ट्रेडिंग में चल रहा है, और एक होता है दूसरे नंबर पे उसका पार्ट होता है, यानी कि 2 तरह की होती है ना। पहली जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है। अब वो जो स्टॉक जो हमारा ट्रेडिंग में चल रहा होता है, उसके अंदर हमारा खाम माल होता है, ठीक है? वो चीज़ें होती हैं जो अभी बन रही हैं, हाफ़ बनी हुई हैं, ठीक है? वो जो दूध जो हमें बॉयल किया हुआ है और अभी वो दूध के डब्बे हलीब के फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी पैकिंग होने जा रहे हैं, वो काम प्रोसेस में लगा हुआ है सारा काम, ठीक है? वहाँ से लेके उन दूध के डब्बों को पैक होने से लेके बाज़ार में आने तक, फिनिश गुड तैयार होने तक का जो अमल है ना, ये सारे का सारा हम स्टॉक एंड ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टोर्स, स्पेयर एंड टूल्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कंज़्यूम नहीं हो रही होती, मतलब कि इनको हम कंज़्यूम नहीं करते लेकिन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये स्टोर, स्पेयर्स एंड टूल जो होते हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो ये इन्वेंटरी की चीज़ें होती हैं। उसके बाद देख लो जी, जल्दी-जल्दी बताता हूँ अब। बेनिफिट या पर्पज़ ऑफ इन्वेंटरी क्या होते हैं? ये जुगाड़ आप लोगों ने याद रखना है, CCAPT, CCAPT कैप्ट, सी कैप्ट है इसका, ठीक है? जुगाड़ है ये। जुगाड़ क्या होता है? यानी कि मैं ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उनके पहले-पहले लेटर को लेके ना एक ऐसा लेटर बना लेता हूँ, वर्ड बना लेता हूँ, ताकि मैं कहीं भी जब मौजूद हूँ और मेरे ज़हन में वो चीज़ आए, वो सवाल आए, ये बाज़ औक़ात मैं डेट शीट के पीछे छोटा-सा करके लिख भी लेता हूँ, ताकि मेरे लिए ना उधर पेपर में जाके, या मैं फिर यूँ करता हूँ कि डेट शीट के ऊपर जो इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं ना, तो उन वर्डों में ना मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ना ये वाली चीज़ ज़रूरी है। तो उसमें मैं यूँ सेलेक्ट कर लूँगा, CCAPT को मैं टिक कर लूँगा यूँ, ठीक है? और मैं उधर ज़हन में रख लूँगा ये वाली चीज़ है ना, ये इन्वेंटरी के बारे में थी, ये वाला जो पूरे का पूरा सवाल था। ठीक है, इस तरह से मतलब मेरे ज़हन में बना होता है, CCAPT जो है, आप पीछे लिख लेना जहाँ पे मर्ज़ी, मतलब ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? किसी भी तरह ये याद करना है, चाहे ज़बानी याद कर लो आप मेरे से ज़्यादा ज़हीन है तो। तो ये देख लो, सेंट्रलाइज़्ड व्यू ऑफ CCAPT बन रहा है ना? देखो, CCAP और T बन रहा है, ठीक है? तो पहले क्या होता है, इसके फ़वाइद है ये, ठीक है? बेनिफिट है, हम क्यों रखते हैं? ताकि सेंट्रलाइज़्ड व्यू ऑफ स्टॉक, हमें स्टॉक का सेंट्रलाइज़्ड व्यू पता चलता रहे। कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, हमें अपने इन्वेंटरी की जो कंट्रोल है ना, उसका कॉस्ट कम से कम पड़े, ठीक है? या उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम देख सकें। ये वाली चीज़ें हम देखने के लिए हम अपना ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं। अवॉइड स्टॉक आउट, हम इस चीज़ से बचने के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं। इन्वेंटरी को देखते हैं कि हमारे जो गोदाम के अंदर जूतों के इतने सामान पड़ा हुआ है, क्या वो कम तो नहीं हो जाएगा? ठीक, अगर वो कम हो रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है, तो हमें कितना लेवल के ऊपर अपना उस स्टॉक को रखना पड़ेगा कि हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि हमारी दुकानों में सप्लाई बंद हो जाए। ठीक है? तो इस तरह से एक इन्वेंटरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास इतनी अमाउंट चीज़ों की पड़ी होनी चाहिए कि हमारा बिज़नेस रुक ना जाए। ठीक है ना? चाहे वो जूते बनाने वाली फैक्ट्री हो, चाहे वो हलीब मिल्क बनाने वाली हो, चाहे वो बॉटल्स बनाने वाली हो, जिस चीज़ का भी मतलब को जो भी बिज़नेस है ना, उसके अंदर जो भी खाम माल है, जो भी मटेरियल आ रहा है, ठीक है?
जो भी चल रहा है उसका एक ख़ास लेवल के ऊपर रखना आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग होती है, आप प्लान करते हो, फोरकास्ट करते हो कि भाई ये जो माल पड़ा हुआ ना, ये मेरा अब 10 दिन और चलेगा, इसके बाद मेरे पास माल नहीं आना फिर। तो इसलिए आप 10 दिन पहले उस चीज़ की प्रोडक्शन करके, उसकी प्लानिंग फोरकास्टिंग करके वो माल पहले मंगवा के रख लेते हैं अपने गोदाम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ को टाइम सेविंग होती है, इससे आप टाइम सेव करते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ना एक कैबिन बोर्ड, पिन बोर्ड के नाम से एक टर्म यूज़ की जाती है, इमरूज़ी आई हुई है। तो उसके अंदर ये होता है कि आप ना ऐसे शेल्फ बना लेते हो मुख्तलिफ तरह के, ठीक है। उसके अंदर आप लिख देते हो कि ऊपर वाली के अंदर 10 किताबें हैं, नीचे वाली में 10 है, नीचे वाली में 10 है, नीचे वाली में 10 है। तो 10 10 10 10 किताबें मैक्सिमम आ सकती हैं। बाहर एक पिन लगी हुई है, अगर वहाँ से बंदा कोई उठाएगा ना एक किताब भी, तो वहाँ पे वो उस पिन कार्ड को तब्दील करके जाएगा, अपडेट करके जाएगा कि 9 रह गई हैं अब, ताकि बंदे को देख के पता हो कि इसका लेवल क्या चल रहा है, बजाय इसके कि हर बार वो गिनी जाएँ, उनको काउंट किया जाए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। ये उसका इस्तेमाल है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रूज़ी भी आ सकती है इसमें से, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद ये हमारे पास है, यहाँ पे आ गया ये वाला पूरे का पूरा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक के अंदर क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक के अंदर ये होता है कि आप ना ऐसा स्टॉक रख लेते हो जिसके अंदर आप सेफ्टी देखते हो कि आपकी जो है ना, ये वाली पूरी की पूरी ऐसे हालत के अंदर जहाँ पे आप यकदम से आपका स्टॉक आउट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया फिनिश, तो आपके पास ऐसा स्टॉक मौजूद होना चाहिए जो सेफ्टी के तौर पे आपके लिए काम कर सके, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। उसके बाद देख लो टाइम लीड क्या होता है, लीड टाइम क्या है। लीड टाइम ये होता है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, ये मरूज़ी आई हुई है कि ऑर्डर की, उस ऑर्डर करने से उसके रिसीव होने तक का जो टाइम है वो लीड टाइम कहलाता है, ठीक है। और लीड टाइम यूसेज क्या है? लीड टाइम यूसेज ये है कि आपने कोई भी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर की है कि मेरे पास ना खाम माल मुझे चाहिए, कि मैंने आटा बनाना है इतने, मतलब कि ना आटे की मैंने तैयार करनी है, ठीक है, मुझे गंदम चाहिए। तो मेरी गंदम जो है ना, वो वहाँ से मेरे तक पहुँचने तक, मेरे मेरे गोदाम में पहुँचने तक, उस गंदम के आने तक कितने आटे के जो है ना, हम वो कहते हैं ना कि थैले जो होते हैं वो कितने कंज्यूम हुए हैं, मैंने कितने निकाल रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ है ना, यानी कि कंज़प्शन ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री का इस्तेमाल, यानी कि वो आटे के जो थैले हैं उनका कितना स्टॉक चला गया है उस दौरानिए में जब आपने उस गंदम को ऑर्डर किया था और वो आप तक पहुंची थी 10 दिनों में, 15 दिनों में। तो ये जो बीच वाला दौरानिया है ना, ये लीड टाइम यूसेज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट होती है। तो ये क्या होती है जी, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे ना आपकी होल्डिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है ना वो आके ना उधर एक पॉइंट के ऊपर बराबर हो जाती है। वो क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ऐसी मतलब कि एक लेवल जिसके बाद आप ना अपनी मस्ट आप लोगों ने अपनी चीज़ को ऑर्डर करना है कि ये चीज़ अब इससे ज़्यादा अगर कम होती है तो फिर मेरे पास स्टॉक आउट हो जाएगा, मेरे पास वो हालत आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 जो है ना वो थैले आटे के पड़े हुए हैं, ठीक है। 10 थैले आटे के जो दाने दाने हैं ना, दाने, उनके 10 थैले मैंने मंगवा लिए। अब वो 10 दाने के थैले मैंने मंगवाए हैं ना, अगर तो वो 10 दाने दाने के थैले जो मेरे पास आ रहे हैं वो इतने दौरान मेरे पास पहुंच जाने चाहिए कि वो 10 जब तक मैं निकालूं तो उस वक्त तक मेरे पास आटे के थैले, वो जो दाने उनसे बना के मैं तैयार किए बैठा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है कि 2 ज़रब इंटू डिमांड इन यूनिट, मुझे कितने यूनिट की डिमांड की ज़रूरत है। ज़रब मैं करूँगा मेरे ऑर्डर कितने की, कॉस्ट कितनी आएगी ऑर्डर की, उसको ज़रब दे दूँगा और उसको डिवाइड कर दूँगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ। फार्मूले का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है ये पता होना चाहिए। 3 कॉस्ट शामिल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मरूज़ी आ सकती है, नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री के कुछ लेवल होते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम लेवल होता है जहाँ पे ना आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री की चीज़ें पड़ी होती हैं। एवरेज लेवल वो होता है जहाँ पे ना आप ना ज़्यादा रखते हो ना कम रखते हो, मतलब मिडल लेवल होता है ये। रीऑर्डर लेवल वो होता है जहाँ पे आके आप ना अपनी चीज़ों को रीऑर्डर कर देते हो कि भाई अब जो है ना मेरी चीज़ इससे इस लेवल से मिनिमम एवरेज के बाद वाला लेवल से अब नीचे आ रही है, तो अब वह रीऑर्डर करना शुरू कर देते हो आप। अगर आपने रीऑर्डर ना किया तो फिर आपके पास एक और लेवल रह जाएगा जो मिनिमम लेवल कहलाता है। ये वो लेवल है जहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री बिल्कुल कम से कम रह जाती है, ठीक है। और जब मिनिमम भी ख़त्म कर दिया और आपने ऑर्डर वगैरह ना किया तो फिर आपके पास आखिरी स्टेज रह रहता है जो कि
डेंजर लेवल होता है और ये सबसे ख़तरनाक लेवल होता है। यहाँ पे आके स्टॉक आउट की हालत पैदा हो जाती है और आपके पास अपना बिज़नेस जो है वो बंद होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये देख लो मैक्सिमम लेवल जहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री मौजूद है, मिनिमम जहाँ कम से कम मौजूद है, डेंजर लेवल जहाँ पे ख़तरनाक हद तक आपका स्टॉक आउट होने की हालत पैदा हो जाती है, बिज़नेस बंद होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एवरेज लेवल होता है जहाँ पे आप एवरेज लेवल पे चल रहे होते हो कि ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। रीऑर्डर लेवल वो होता है जहाँ पे लीड टाइम यूसेज उसको आप लेवल पे देख के कि भाई इस लेवल के ऊपर अब मुझे जो है वो मेरा गंदम का मतलब कि मेरी प्रोडक्ट की सेल और मेरी ऑर्डर करके आने तक का टाइम इतना कब रह गया है कि आज अगर मैं ऑर्डर ना किया, मैंने थोड़ा और लेट किया, तो मेरे ऑर्डर के आने तक मेरे पास मेरा मौजूद स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास कोई पैसे मतलब मेरा बिज़नेस चलाने के लिए मतलब मेरे ग्राहकों को जो है वो मुझे ग्राहक जिनको कहते हैं उनको देने के लिए पैसे जो है वो मतलब स्टॉक नहीं रहेगा और मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रीऑर्डर लेवल होता है कि आप लीड टाइम और लीड टाइम यूसेज दोनों चीज़ों को देख के फिर अपने रीऑर्डर कर देते हो। उसके बाद कैश मैनेजमेंट होती है। कैश मैनेजमेंट से क्या मुराद है? कैश इन हैंड को देखते हो आप, यानी वो पैसे जो मौजूद है। पीटी कैश होता है जो आप जेब में रखते हो और फ़ौरन कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन आप अदा कर देते हो। कैश एट बैंक, बैंक में मौजूद कैश को भी आप कैश ही कहते हो। कैश कन्वर्टिबल यानी वो कैश जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बॉन्ड, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक कार्ड वगैरह, ये आपके कहलाते हैं। और मुरूज़ी बन रही है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, छोट भी बन रहे हैं, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। वाई वी नीड कैश, कैश की ज़रूरत क्यों होती है? मुख्तलिफ़ तरह की सैलरी देने के लिए, इन्वेंट्री को ख़रीदने के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेंस करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है। ये मतलब हर तरह के जो भी होते हैं ना हमारे करंट एसेट जो है तो उनकी और रिसीवेबल पे करने के लिए, पेएबल की लायबिलिटी अदा करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत पैदा हो जाती है अगर हमारे पास पैसा ना हो। वो क्या होती है कि बिज़नेस प्रॉफ़िट तो दे रहा है लेकिन उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती है। तो इसको टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहते हैं, यानी कि मुनाफ़ा तो दे रहा था प्रॉफ़िट तो दे रहा था बिज़नेस, लेकिन उसने अपने फॉर एग्ज़ाम्पल रिसीवेबल इतने फंसा लिए कि उसके पास अब कैश जो है ना वो मौजूद नहीं है, ठीक है? जिसको आप करंट एसेट कहते हो वो मौजूद नहीं है, ठीक है? कैश इन हैंड मौजूद नहीं है। प्रॉफ़िट तो वो दे रहा था लेकिन अब टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत पैदा हो गई है। उसके बाद आप कैश मैनेजमेंट करते हो तो उसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुरूज़ी भी आई हुई है कि मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को थामने का क्या मोटिव होता है, क्यों आप पैसा रखते हो? तो टीएसपी का एक जुगाड़ है, ये याद रख लेना। टी से मुराद ट्रांजैक्शनल, एसपी से मुराद स्पेकुलेटिव और पी से मुराद प्रिकॉशनरी। ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि आपने कहीं भी कोई भी पेमेंट लेनी देनी है ना तो उसके लिए आप पैसा रखते हो, ठीक है? यानी इंस्टेंट आपको पैसा चाहिए लेन देन में, वहाँ पे यूज़ करते हो। स्पेकुलेटिव क्या होता है? स्पेकुलेटिव ये होता है कि आप क्या करते हो स्पेकुलेटिव के अंदर कि कभी भी कोई भी चीज़ आपने खरीदनी पड़ गई, मतलब कि ना फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आपने मशीन चाहिए थी आपको, उस कंपनी ने फ़ौरन वो बेचनी उनकी मजबूरी है। तो इस तरह की नागहानी आफ़ात के अंदर आपने कोई भी चीज़ मतलब वो सॉरी कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने पे आपने कोई भी चीज़ लेनी है ना फ़ौरन से, तो वहाँ पे आपको फ़ौरन कैश की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इसलिए रखते हो साइड पे आप पैसे, तो वो स्पेकुलेटिव होती है। दूसरी है प्रिकॉशनरी, ये होती है नागहानी सूरत में कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी हालत पैदा होगी एहतियाती तदाबीर के तौर पे तो आप उसको रखते हो, तो वो मोटिव होता है। उसके बाद कैश साइकिल क्या है जी? कैश साइकिल का पता है, कैश कन्वर्टिबल साइकिल होता है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं वही फार्मूला जो पहले पढ़ चुके हो 5वें मॉड्यूल में कि रिसीवेबल टर्नओवर प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर में से फिर पेएबल टर्नओवर निकाल दोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। यानी वो साइकिल जिसके अंदर आप अपने पैसे को कन्वर्ट करके अपने पास ले आते हो वापस, यानी कि चीज़ के बनने से, बेचने से लेके दोबारा पैसे आने तक का ये दौरानिया कैश कन्वर्टेबल साइकिल कहलाता है। हाउ टू इम्प्रूव कैश साइकिल, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसको हम इम्प्रूव करने के लिए ना हम इन तीनों चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, इनकी रिसीवेबल को, इन्वेंट्री को और पेएबल को। देखो रिसीवेबल को कैसे एडजस्ट करेंगे? रिसीवेबल हम जितना दौरानिया कम कर देंगे, यानी हमने पैसे लेने हैं ना, उस पैसे लेने का दौरानिया जितना कम होगा हमारे लिए उतना फ़ायदा है। यानी जितना ज़्यादा हम रिसीवेबल का की जो साइकिल है ना वो बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यानी एक 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 मैं हूँ मैंने 1 महीने में 30 रुपए इकट्ठे करने हैं। अगर मैं उस 30 रुपए 1 महीने में 30 बंदों से पैसे इकट्ठे करने हैं। अगर मैं 1 महीनों में 60 बंदों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दूँगा तो उसमें मेरा फ़ायदा है। इन्वेंटरी टर्नओवर क्या है कि अगर मेरी 1 दिन के अंदर 10 चीज़ें बन रही हैं, अगर मैं उनको 30 चीज़ें बनाना शुरू कर दूँ 1 दिन में, तो मेरा इन्वेंटरी टर्नओवर बढ़ेगा तो मुझे फ़ायदा है। पेएबल टर्नओवर है कि मैंने पे करना है किसी को। ये वाली चीज़ मैं चाहूँगा कि ये जितना दौरानिया बढ़ जाए उतना मेरा फ़ायदा है। तो इसलिए आखिर वाली चीज़ जो है ना पेएबल, क्योंकि वो मैंने देना है।
क्रेडिट पे चीज़ ली है ना मैंने, तो वो मैंने देना है। तो पेएबल की सूरत में मैं चाहूँगा कि मेरा दौरानिया बढ़ जाए, इन्वेंटरी और रिसीवेबल के टर्म में चाहूँगा कि मैं दौरानिया बढ़ा लूँ, इस चीज़ का साइकिल मैं तेज़ कर लूँ ताकि मुझे बेनिफिट हो, और आखिर वाले को मैं कम करना चाहूँगा कि मुझे जो है वो ज़्यादा दिनों के अंदर पैसे वापस करना पड़े। जितने दिन मेरे पास पैसा ज़्यादा रहेगा, अगर कोई मुझे 30 दिन में क्रेडिट का पीरियड दे रहा है और एक बंदा मुझे 60 वाला दे रहा है, तो मैं कहूँगा भाई 60 वाले पे मैं जाऊँगा, 60 दिनों में मैंने उसको पे करने हैं पैसे। एक बंदा 30 वाला है कि 30 दिनों में वापस करने हैं, मैंने उसकी तरफ तो नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से ये उन दोनों चीज़ों की रिफ्लेक्शन को बता रहा होता है। उसके बाद देख लो कैश मैनेजमेंट में ना एक आ जाता है फिर कैश बजटिंग आप करते हो। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आप करते हो, ठीक है? उसके अंदर फिर आपको पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाती है। जब ओपन बैलेंस होता है तो पेमेंट रिसीव होगी, रिसीव होने के बाद फिर आपने जो भी पेमेंट वगैरह करनी होती है आप पे कर देते हो। पे करने के बाद फिर आप उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो। तो अगर तो वो पॉजिटिव आ जाए तो सरप्लस है, नेगेटिव आ गया तो डेफ़िसिट है, ठीक है? तो ये स्टेप है इसके बराबर की, और कैश बजटिंग की एक कंपोनेंट है। अमरूज़ भी आ सकती है, शॉर्ट भी आ सकता है। सबसे पहले ओपन होगा दरवाज़ा, फिर वहाँ पे आप एंटर होंगे, यानी रिसीव होगा। रिसीव के बाद आप बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकल गए तो आपने दरवाज़े को क्लोज़ कर देना है। जब दरवाज़ा क्लोज़ हो गया तो अगर आप वहाँ से बाहर निकलते हुए अगर आप सेफ निकल गए हो तो आप सरप्लस हो। अगर आपके पास अंदर आने के बाद आपको नुकसान हो गया है, ठीक है? ये लगा लो कि आपने ना एक अंधेरे वाले कमरे में से होके वापस जाना था। अगर आप रेड होके निकले हो तो फिर तो आप क्या है, डेफ़िसिट हो। अगर आप प्लस होके निकले हो तो फिर पॉज़िटिव है। समझ आ गई? ये बजटिंग टेक्निक्स किस तरह से याद कर लेनी है आप लोगों ने चीज़ें। फिर सोर्स ऑफ कैश क्या होते हैं पहले भी बता चुका हूँ। लोन, डेट्स होते हैं, रेवेन्यू, सेल वगैरह। सेल एसेट करते हो आप लोग, एसेट के सेल करने से भी आपके पास पैसा आता है। लोन, डेट लेने से भी आता है, सेल करने से रेवेन्यू से भी आता है। और उसके बाद एप्लीकेशन क्या होती है भाई, परचेज़ जब चीज़ करते हो तो आप आउटफ्लो होता है, तो वो आप परचेज़ किया तो आप इस्तेमाल करोगे पैसे को, एप्लीकेशन है। एक्सपेंस अदा करते हो तो एप्लीकेशन है। लोन वगैरह लिया हुआ वो देते हो तो आपके पास एप्लीकेशन है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एप्लीकेशन है, ठीक है? फिर आखिर में आ जाता है जी आपके पास ये डेफिसिट और सरप्लस, यानी डेफिसिट और सरप्लस जो है ना, वो क्या होता है वो बता चुका हूँ पहले कि अगर आपके पास सारा कुछ करने के बाद पैसा अमाउंट अच्छी खासी बच गई है मुनाफे की सूरत में, तो वो सरप्लस हो गया। अगर वो नहीं बची, ठीक है, नुकसान में गए हो तो वो डेफिसिट हो गया। तो ये आपका था मॉड्यूल नंबर क्या कहते हैं उसे 8। तो इसको आप लोगों ने देख लेना, अच्छे से याद करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें शॉर्ट भी आ रहे हैं, लॉन्ग भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस है। ज़्यादातर जो है ना वो एमसीक्यूज़ आएँगे, शॉर्ट आएँगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैंने आप लोगों को पहले 3 मॉड्यूल का जो क्विज़ 15 नंबर का दिया था ना, उसकी जो भी फाइलें आई हुई हैं, सारी आप लोगों ने अच्छे से देखनी है। मेरी वीडियो समझो, जो मैंने एमसीक्यूज़ बताए वहाँ से सर्च करो, जो ना समझ आए वो पूछनी है। और बाकी इंशाल्लाह मैं जब आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं अगले मॉड्यूल भी आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है? तो ये साथ-साथ 3 तैयार करो, तकरीबन यहाँ से 30 नंबर आपके पूरे हो जाएँगे फ़ाइनल के लिए।